हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि आने वाले जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें बहुत भर भर के यूज होने वाला है। तो इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं आज। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, एक वाटर बोतल ले लीजिए, दिमाग को शांत कीजिए और कॉपी पेन निकाल के लिखना चालू कीजिए। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, क्या करना है? बातों को सुनना है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करना है? आपको नोट करना है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला अपना टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बाद मूव करेंगे स्लोप की तरफ, ठीक है ना? चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, और ये क्लास 10th की चीज है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप तो आएगा, ये नया आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स जो है अपना क्लास 10 का चीज है, ठीक है ना? देखो यहां पे पहला आता है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? किस किस को पता है? सबको पता होगा भाई, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए देखिए ये सही सी बात है। चलिए, जैसे मैं ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बनाया, सही सी बात है ना? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है ना? वो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे कट करता है तब अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सही, सही बोला ना? बिल्कुल सही सर। तो आइए देखा जाए, मान लीजिए अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है और ये एंगल मान लो डी है, तो एंगल ए जो होगा ना वो एंगल डी के बराबर होगा। बताओ कौन कौन सा सहमत है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हो गया ना, ये एंगल डी के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एंगल ए तो ये एंगल डी, सी सी बात है। ये एंगल बी तो ये एंगल सी, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बस इतना ही जानना था, समझ में आया ना? तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए इस पे, एक क्वेश्चन करना है मात्र, एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये जो है अपना 30 डिग्री है, ठीक है ना? तो आपको बताना है एंगल एक्स क्या होगा, एंगल एन क्या होगा और एंगल एम क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। मैंने दिया कि एक जो एंगल है ये वाला, ये 30 डिग्री है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे काट रहा है, इस पे काट रहा है, ठीक है ना? तो अपने को बताना है एंगल एन क्या होगा, एंगल एक्स क्या होगा, एंगल एम क्या होगा। ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब कैसे? सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, देखिए एंगल ये 30 है ना, तो एक्स भी 30 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और एक और बात बता सकते हैं, एंगल एक्स 30 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 30 ये भी 30, मतलब दोनों मिलाए कितना हुआ? कितना हुआ? 60 डिग्री। और 60 डिग्री हुआ और टोटल जो सर्कल एक कवर करता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो 360 में से ये 30 और 30 मतलब 60 चला गया, तो बचा कितना? कितना बचा? 300 डिग्री। और 300 डिग्री में से ये इक्वल होगा ना, मतलब ये होगा 150, ये होगा 150, मतलब एंगल एन कितना होगा? बराबर 150 डिग्री, और एंगल एम भी कितना होगा? बराबर 150 डिग्री। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। बहुत आसान था, बहुत आसान था ना? चलिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिखे, तो डिफिनेशन तो कुछ लिखाना ही नहीं है, बस बस एज इट इज कर लीजिए। एक और क्वेश्चन दूं? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, यहीं पे दे देता हूं, ठीक है? देखना, ये मान लो कितना है? 45 नहीं नहीं 45 नहीं देता हूं, इसको देता हूं मान लो 60 डिग्री, ठीक है ना? तो एंगल आर, एंगल एस और एंगल टी बताना है आपको। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन देते ही आंसर आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है ना? क्या होगा? सीधी बात है, ये 60 है तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? 60। क्यों? क्या रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल टी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बिल्कुल। अब ये 60 और ये 60 मतलब 120, और टोटल कितना होता है? 360। 360 में से 120 गया, कितना बचा? 240। मतलब 240 इसमें आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एंगल आर बराबर एंगल एस बराबर 240, मतलब एंगल आर बराबर एंगल एस बराबर कितना? 240, 120। मतलब एंगल आर भी 120 होगा, ये भी 120 होगा,
और एंगल टी कितना होगा 60 होगा, तो 60 60 कितना हुआ 120, और ये 120 कितना हुआ 240, 240 प्लस 120 कितना हुआ 360, टोटल बन गया 360 ना। तो इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। यहां तक कोई दिक्कत, बस इतना ही जानना था, ठीक है ना, कहीं कहीं चल के यूज होगा, वहां पे दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, दूसरा सेकंड अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें हम दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आइए भैया, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। इस पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल गिराते हैं। बिल्कुल सर, नाम दे दें, मान लो AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, ऐसे ही ना प्रूफ करते थे क्लास 10th में। क्लास 10th की याद आ गई सर। और ये CD पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई L है जो ट्रांसवर्सल हमने गिरा दिया ना, वो इस पॉइंट पे काटा और एक इस पॉइंट पे काटा, सीधी सी बात है। मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है, ये एंगल E है, ये एंगल F है, ये एंगल G है और ये एंगल H है। तो आपको बताना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। चलिए फटाफट करिए। दो टाइप्स का एंगल होता है ना यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। एक तो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब जो अंदर का से बनेगा, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा जो होगा वो होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए फटाफट बताइए, जल्दी क्लास 10th पढ़ के आया हो, जल्दी जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, ये तो बहुत सीधी सा सवाल है। क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होगा सर। देखिए अल्टरनेट एंगल को पहले समझिएगा, ठीक है ना, जिसको आ गया, जिसको नहीं आया वो भी गौर से सुनो, जिसको आ गया वो भी गौर से सुनो, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, सही सी बात है, इसको देखा जाए यहाँ पे तो एक ये जेड बन रहा है कि नहीं, ये एक जेड बन रहा है, सही सी बात है, एक जेड बन रहा है ना, एक जेड बन रहा है ना, ऐसे एक जेड बन रहा है ना, तो एंगल C जो है एंगल F के बराबर होगा। ये जेड बना, एक कोना का एंगल, ये कोना का एंगल और ये कोना का एंगल, जब जेड बना, कैसे बाहर निकालवाइए सर। तो ये एंगल देखो, ये कितना है यहाँ पे, एंगल C, बिल्कुल सर, और ये एंगल कितना है, एंगल F। तो ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ऐसे गया ऐसे यहाँ पे, सही सी बात है। ये अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, अल्टरनेट। तो ये जेड बनने के बाद ये जो एंगल्स बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल C बराबर एंगल F सीखेंगे, एंगल C बराबर एंगल F। इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एक और बना सकते हैं, यहां से जेड बना देते हैं, तो क्या बनेगा, एक तो एंगल E बनेगा, एंगल D बनेगा, अंदर ही अंदर। कैसे, ऐसे मैंने जेड बनाया, तो एंगल ये कौन सा बना, D, और ये कौन सा बना, एंगल F। नहीं, D का E है ना, D का E बना, सही सी बात है। D का F नहीं बना, D का क्या बना, E बना। तो जेड बनने के बाद क्या बन रहा है, D का E बन रहा है, मतलब एंगल D बराबर एंगल E, एंगल D बराबर एंगल E। एक बार और बताऊं, सच में, अरे यार इतना सिंपल है भाई, क्या मतलब इसमें मैं क्या बताऊं तुमको, ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनो, ठीक है ना। मैंने बोला अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, सही सी बात है, जब भी ये जेड बना, सही सी बात है, ये जेड बना, इसमें अल्टरनेट एंगल होगा। ये किस टाइप में होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और ये भी जेड बना, सही सी बात है, जेड बना, तो इसके इंटीरियर में क्या बचा, एंगल D और एंगल E, तो एंगल D बराबर एंगल E होगा। समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर से बनेगा, सही सी बात है। अब बाहर से बनेगा तो ऐसे आप जेड जब बनाए थे, देख लीजिए यहाँ पे, जब ऐसे जेड बनाए थे तो अंदर तो ये मिल गया, लेकिन बाहर यहाँ पे क्या था और यहाँ पे बाहर क्या था, इसी के जस्ट अपोजिट साइड में। तो बाहर यहाँ पे D के बाद B था और E के नीचे G था, तो यहाँ पे एंगल P बराबर एंगल G हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल G हो जाएगा। और इसका नाम एक्सटीरियर क्यों है, क्योंकि बाहर देख रहे हैं ना B और G। आया समझ में, आया सर, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, सही सी बात है, बताइए क्या होगा। C के ऊपर क्या है और F के नीचे क्या है, सही सी बात है, जो एक्सटीरियर हो, सही सी बात है। तो C के ऊपर क्या है, A, और F के नीचे क्या है, बता दो F के नीचे क्या है, जल्दी फटाफट। F के नीचे क्या है, F के नीचे सही सी बात है H, FH, तो A बराबर H हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एंगल A बराबर एंगल H। और ये जो है ना एंगल का साइन है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी सवाल कराता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाओ, पहले सवाल करो, चलो
एक एग्जाम्पल ले लो, चलो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है, मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये एंगल क्या होगा, मान लो एंगल एक्स दिया मैंने, ठीक है ना, एंगल एक्स दिया, आपको बताना है उसके बाद ये एंगल एक्स है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये बताना एंगल ये वाई क्या होगा और ये एंगल जेड क्या होगा। आपको एंगल एक्स वाई जेड बताना है, सीधी सी बात है, क्या होगा, एंगल एक्स बताना है, एंगल वाई बताना है और एंगल जेड बताना है, ये तीनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। जल्दी फटाफट करिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। कर लिए? अरे हो गया होगा, बहुत आसान है ना, हो गया, कर लिए, कर दिए, चलिए आंसर मैच कीजिए जल्दी फटाफट। देखिए ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से जेड बन रहा है, तो एक्स बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर? एक्स इसीलिए 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आया ना। और एंगल वाई बराबर एंगल जेड होगा, लेकिन वाई है क्या, पता चल जाएगा, अगर वाई है क्या तो हम जेड बता देंगे, क्योंकि एंगल वाई बराबर एंगल जेड होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या जेड पता चल जाए तो हम एंगल वाई बता देंगे, तो निकाल लेते हैं ना, सीधी सी बात है। लीनियर पेयर का नाम सुने हो? आइए बताते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन पे जब एक ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन काटे, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एक पूरा एंगल जो बनता है 180 डिग्री का बनता है। जैसे में यहाँ पे ये जो पूरा ओवरऑल एंगल बनेगा, ये यहाँ से ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। सर सही बात है, बिल्कुल। तो ये 180 डिग्री टोटल एंगल है। अब पता है एक्स जो है 30 डिग्री है, तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हम 180 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, एक्स का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा 150, तो y का वैल्यू 150 डिग्री, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब लिख देंगे यहाँ पे एंगल y बराबर एंगल z बराबर 150 डिग्री। बताइए यहाँ तक कोई आपत्ति? अरे कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं सर। चलिए नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना, फिर मैं इसे मिटाऊंगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने वाला हूँ। जल्दी फटाफट कीजिए। हो गया, कर लिया आपने? हो गया? हो गया, मिटा दूं? अरे जल्दी बोलिए भाई, जल्दी। चलिए मिटाता हूं मैं, ठीक है, मिटा दो ना, चलिए मिटाता हूं, एक ही साइड मिटाता हूं, ठीक है ना, दोनों साइड नहीं मिटाता हूं। चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ये लाइंस एंड एंगल्स का महासंग्राम चल रहा है। इसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, जो बहुत 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 कितना बहुत कितना बहुत पता नहीं, कितना बहुत समझ में आ रहा है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स से प्रेम करना है तो समझ लो बेसिक मैथ्स को पार करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं समझ लीजिए कि भाई सब्जी बनाएं आप, और सब्जी बनाए उसमें नमक नहीं डालें और सब कुछ डाल दिए, तो सब्जी का जो है ना, समझ लीजिए कि कोई स्वाद नहीं होगा और किसी लायक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब सब कुछ मसाला, नमक, तेल, हल्दी, नमक नहीं डाले, तेल हल्दी सब कुछ डाल दिए, लेकिन नमक नहीं डाले, तो सब्जी खा पाइएगा आप? नहीं खा पाइएगा। तो नमक समझ लीजिए बेसिक मैथ्स है। अगर बेसिक मैथ्स नहीं पढ़िएगा तो भैया फिजिक्स बेसिक मैथ्स के बिना अधूरा है। और हम जो बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो वही अल्टीमेट है। ले जाएंगे इसको 20-21 लेक्चर तक। अभी देखिए 14th लेक्चर शूट हो रहा है, 6-7 लेक्चर और लगने वाला है, क्योंकि मैं पूरा जो है ना फिजिक्स का, समझ लीजिए फिजिक्स में जितना भी चीज उधर पढ़ाया जाता है, जो भी सिंपल सिंपल चीजें होते हैं, वो सब मैं बेसिक मैथ्स में ला के रख देता हूँ कि बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, समझे? अरे समझे सर, बहुत आसान है बात। चलिए नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 3rd नंबर आइए, C नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है?
सेम अपनों की यही डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये डायग्राम उतारो, मैं उतारता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, ये लाइन ए बी एंड ये लाइन है सी डी, ठीक है ना। इस पे एक ट्रांसवर्सल मैंने काटा है, जो एल है, ट्रांसवर्सल का नाम, ठीक है। और ये जो एंगल है, मान लो एंगल ये है एंगल बी, ये है एंगल सी, और ये एंगल डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, और ये है एच। कोई दिक्कत नहीं, 10th क्लास में भर भर के आपने किया होगा, मुझे पता है, ठीक है। ठीक है ना। अब बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब पहले बहुत बढ़िया है, समझिएगा भैया, सीधी सी बात है। मैं बोलूंगा ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ई है, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, इसका मतलब क्या हुआ। अरे भैया इसका मतलब ये हुआ ना, सीधी सी बात है कि ये जो है ना, ये भी इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है। समझ में आ रहा ना। एंगल बी बराबर एंगल एफ है, मतलब ये भी बी जो है ये भी लाइन के ऊपर है और ये एफ ये भी लाइन के ऊपर है, सेम साइड में। समझ में आ रहा ना, मतलब सिमिलर पोजीशन होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, एंगल्स का सिमिलर पोजीशन होना चाहिए, मतलब जो ऊपर में सिमिलर पोजीशन होना चाहिए वही नीचे में सिमिलर पोजीशन होना चाहिए। इससे पता चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ रहे हैं ना, कितना इजी, मतलब नीचे तक समझ में, निगेटिव तक लेके जा रहा हूं समझाने के लिए, माइनस इन्फिनिटी में ले जाऊंगा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया जो सिमिलर पोजीशन इधर एंगल्स का वही सिमिलर पोजीशन एंगल्स का होना चाहिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना। जैसे में फॉर एग्जांपल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है पहले देखिए, उसके बाद आपको और समझ में आएगा। एंगल ई जो है, एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर है। कैसे सर, क्यों हुआ। सही सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के इस साइड में ऊपर है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के इस साइड में ऊपर है। आया ना। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा सर, एंगल बी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। सर बी हमेशा एफ के लिए बना होता है सर, समझ में आ रहा है ना। देखो बी जो है एफ के लिए बना हुआ है, तो एंगल बी जो है एंगल एफ के बराबर हो गया। क्यों भैया, सीधी सी बात है कि ये बी जो है ना इस साइड है, ये भी एफ जो है इस साइड है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, एफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब एंगल सी किसके बराबर होगा सर, एंगल सी जो है ना, सी you have C, no you have not C, now look C, this is C, understood, you see, come, this is C, understood, C, this is C, belongs to angle G, why angle G सर, अरे एंगल G के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, इस साइड है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है और इस साइड है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो एंगल D बराबर एंगल H होगा, कैसे, अब भाई हम बताएंगे कि आप बताइएगा। ऐसे कैसे, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है और इस साइड है, ये भी इस साइड है। बोलिएगा सर क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं सर, हम लोग का टाइम किल हो रहा है सर, इतना इजी लेवल पे मत जाइए, हम लोग को आता है। मैं जानता हूं रे भाई तुम लोग को आता है, लेकिन तुम लोग 95% हो बबुआ, जो तुम लोग को आता है वो 5% को नहीं आता है, वो भी तो पढ़ने के लिए आया है, तो उसको भी तो सिखाना है कि बस तुम ही लोग को सिखाएं। हाँ सर उसको भी सिखाना है, सही सी बात है, तो ईमानदारी जरूरी है भाई। चलिए बिल्कुल, अब क्वेश्चन करा दे क्या, अरे सच में क्वेश्चन करा दे क्या, करा दूं, अरे सर करा दीजिए। चलिए तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन कराने के लिए पहले इसे मिटाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराऊंगा सब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सर इतना बेसिक से कराते क्यों हैं, इनको सिलेबस नहीं कंप्लीट कराना है क्या, 20-20 लेक्चर लेंगे बेसिक मैथ्स में तो कैसे चलेगा। मैं जानता हूं तुम ये सब सोचते हो भाई, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं तुम लोग का सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म होगा। कब तक सर, 15 फरवरी तक मेरे भाई। 2-2 लेक्चर लेना पड़े दिन में क्या दिक्कत है, सीधी सी बात, जब मन करेगा तब उठा लेंगे हथियार, दिन भर काम करेंगे आपके लिए, क्या दिक्कत है। आप लोग पढ़िए तो सही, लेकिन भगा नहीं सकते हम, सही सी बात है, भगा लेंगे फिर वो भी बच्चे हैं जिनको सिखाना है हर चीज, फिर दिक्कत में आ जाएंगे वो बच्चे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिंपल से लेके चलने दीजिए, वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस, सांप पूरा जमीन से उठाएंगे आसमान में पटकेंगे, ठीक है, समझे ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये भैया दो अपना लाइन, ये ए बी सी डी और ये एल ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। मैं दे दूं ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है, आपको बताना है एंगल एन क्या होगा, एंगल एम क्या होगा, एंगल एस क्या होगा, एंगल आर क्या होगा, एंगल पी क्या होगा, एंगल क्यू क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। सर एक एंगल दिया आपने और इतनी सारी चीजें आपने पूछ ली इसमें, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकते हैं, आप सबका जवाब दे दोगे। बस कॉन्सेप्ट क्या याद होना चाहिए,
लीनियर पेयर का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तीसरा अल्टरनेट एंगल का, चौथा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। नहीं आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा सर। चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपने खूब भर भर के किया हुआ है क्लास 10th में ये क्वेश्चन, मेरी मजबूरी है, समझो समझो, कराना पड़ रहा है उस 5% लोगों के लिए भी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट, हो गया? करा दो सोल्यूशन, करा दीजिए सर। आइए इसका सोल्यूशन देखिएगा भैया। एंगल ये 30 डिग्री है, तो एस एंगल एस बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना। कैसे सर, कैसे हुआ? ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। एंगल आर बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये कैसे हुआ? ये हुआ अपना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट, अरे ये वाला चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, सीए का मतलब हुआ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। इससे ई हुआ भुआ, यू हुआ सीए, ठीक है ना। भी ए भुआ, सीए सीए, ठीक है ना। भुआ सीए नहीं पढ़ना, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। देखो अब एंगल आर बराबर एंगल 30 डिग्री हो गया, एंगल एस बराबर 30 डिग्री होगा, तो एंगल आर जब 30 डिग्री होगा तो एंगल बी कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसके वर्टिकली अपोजिट है? ये एंगल बी और एंगल आर वर्टिकली अपोजिट है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे ना एंगल आर बराबर एंगल बी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए ये 30 डिग्री है तो एन कितना हो जाएगा? हाँ सर, ये जो 30 डिग्री है ना सर, तो एन जो है ना 150 डिग्री हो जाएगा। क्यों भैया? सही सी बात है, एंगल एन प्लस एंगल 30 कितना होता है? एंगल एन प्लस एंगल 30 कितना होगा सर? 150 के बराबर होगा सर। बिल्कुल सर। तो एंगल एन कितना हो जाएगा? 180 के बराबर होगा, सॉरी 180 के बराबर होगा। 180 180 सुंदर लिखना बहुत जरूरी है। 180, तो 180 में से 30 गया, कितना बचा? एंगल एन का वैल्यू 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंगल एन आया, तो एंगल एन जब 150 आ गया, 150, तो एंगल एम कितना हो जाएगा? ये भी 150 हो जाएगा। तो एंगल एन बराबर एंगल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री के बराबर, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एम हो गया और एस हो गया, एन हो गया, सब जान गए आप। बचा क्या? पी और क्यू बचा। आर और बी का तो हम कर ही दिए, तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, लेकिन एंगल पी कितना होगा? ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल एन बराबर एंगल पी हो जाएगा। एंगल एन बराबर एंगल पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। ये हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसे एंगल एन जो है इस साइड है, ऊपर है, एंगल पी भी जो है इस साइड है, ऊपर है, तो एंगल एन बराबर एंगल पी हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, वो भी 150 डिग्री होगा, क्योंकि एन जो है 150 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए बचा क्या? एंगल क्यू, तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और ये क्यू क्यू कितना होगा सर? ये क्यू कितना होगा? सीधी सी बात है, एंगल क्यू एंगल पी के बराबर होता है। एंगल पी कितना है? 150, तो ये भी 150, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो एक और सवाल कर लो, आ जाओ। इस सवाल को यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि ये है, ठीक है ना, ये है 30 डिग्री और ये एंगल एम है, तो एंगल एम कितना हो जाएगा? तो एंगल एम प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। चलो ये बहुत आसान था, कराना जो ही था। इसको बोला था लीनियर पेयर। मैंने क्या बताया? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर सर, लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब इसको रीड कैसे कर सकते हो? एक चीज और देखो, एक चीज और बताता हूँ, ठीक है ना। अभी आगे मत जाओ, ठीक है। देखो इसको रीड ऐसे किया जा सकता है, एंगल ए कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, मतलब एंगल ए जो है ना कोरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल ई के बराबर, मतलब एंगल ए जो है ना उसका पोजीशन हर एक चीज समझ में आ रहा है ना, एंगल ई के बराबर है, मतलब एंगल ए एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। एंगल बी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल सी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल जी, एंगल डी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल एच, ठीक है ना। समझ गया? इतना काफी है बेसिक मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब नेक्स्ट क्या मूव करूं? नेक्स्ट मूव करता हूं, आइए जल्दी फटाफट पहले नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा पानी पी ले, चैन ले ले, चैन की तो सांस लेना जरूरी है ना। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बस मैं जो करा रहा हूं हाथ पकड़ के करते रहिए, करते जाइए, चलते रहिए, चलते जाइए, मजा आएगा, ठीक है ना। फिजिक्स में जब हम मूव करेंगे, अभी तो फिजिक्स चालू ही नहीं हुआ, फिजिक्स चालू होगा पहला बेसिक मैथ्स, दूसरा वेक्टर्स और तीसरा यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद फिजिक्स चालू होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ फिजिक्स है ही नहीं। ये सब छोटा मोटा चीज है, और ये छोटा मोटा चीज का बहुत बड़ा रोल है जाकर, समझ रहे हो ना। नमक का पैकेट 10 रुपया मिलता है, और सब्जी कितने मिलता है? आज खरीदने जाओ आलू 25 रुपए किलो है, और भी सब्जी है वो खरीदने जाओ 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, परवल है 60 रुपए किलो है। नमक कितना है? 10 रुपए पैकेट का, डालो कितना? इतना, मतलब 60 रुपए का तुम बैगन लेके आते हो, 60 रुपए का गोभी लेके आते हो, तो नमक कितना का पड़ेगा उसमें से? 2 रुपए 3 रुपए का नमक डालोगे तुम। मतलब इससे क्या समझ रहे हो भैया? इससे यही समझ रहे हो तुम कि अगर बेसिक मैथ्स ना रहे तो पूरा फिजिक्स का क्या होगा? कबाड़ा हो जाएगा। और ऐसा क्यों समझे तुम? क्योंकि
नमक अगर ना रहे तो सब्जी का पूरा कबाड़ा हो जाएगा, चाहे सब्जी कितना ही महंगा हो। समझ गए ना? समझ गए सर। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नोट हो गया नोट ना? चलिए एक और चीज लिखाना बाकी है इसमें, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पे मूव करेंगे, ठीक है? एक और चीज से बहुत गंभीरता से लीजिएगा, इसे समझिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सर व्हाट इज द क्वेश्चन, प्लीज गिव अस यस ओके। सवाल क्या है? सवाल देखिए, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब सर क्या दिए? विच ऑफ द फॉलोइंग, डब्ल्यू एफ का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना? इज ट्रू। पहला -3 इज ग्रेटर देन -2, दूसरा -2 इज ग्रेटर देन -3, तीसरा 3 इज लेस देन 5 और चौथा -1 इज ग्रेटर देन 0। कौन सा सही है इसमें? मल्टीपल भी सही हो सकते, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, कोई एक भी सही ना हो, तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। एक और ऑप्शन दे दीजिए ई नंबर में ऑप्शन दे दो। 1 इज ग्रेटर देन 0। एफ नंबर में ये आ जाएगा -2 इज लेस देन 0। चलो इसमें कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है? इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मतलब आपको इसके सामने लगाना है घेरा, सी बात है, ये घेरा, इस घेरे में बताओ ट्रू होगा कि फॉल्स। जैसे हम लोग करते थे ना क्लास 3-4 में, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब आता था, वैसे ही करना है। देखो -3 इज ग्रेटर देन -2, कौन कौन बोल रहा है यस, कौन कौन बोल रहा है नो, मतलब कौन कौन ट्रू और कौन कौन सा फॉल्स। सर -3 इज ग्रेटर देन -2, 3 है बड़ा होगा सर, 2 है कम होगा सर, बिल्कुल सर ये फॉल्स है। क्यों? सब्र करो। -2 इज ग्रेटर देन -3, हाँ -2 बड़ा होगा -3 से, बिल्कुल ये ट्रू है। बोलो सर 2 3 से बड़ा कैसे हो सकता है, माइनस में है। क्यों सर? माइनस में है तो क्यों बड़ा हुआ, बताऊंगा। 3 और 5 बड़ा है, ट्रू। -1 कैसे बड़ा हो सकता है 0 से, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये क्या है, ट्रू है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना? इसका कॉन्सेप्ट, इसको मिटाता हूं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ठीक है ना? समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं जानता हूं, ठीक है ना? मैं जब ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मैं जानता हूं बच्चे मतलब इस टाइप के सवाल करते हैं ना, कि उनका सवाल मैं यहाँ बेसिक मैथ्स में ला के छाप देता हूं, समझ लीजिए। तो उन्हीं से एक्सपीरियंस मिलता है कि बाबू अगर उधर कुछ बच्चा गलती कर रहा है, इसका मतलब ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जो गलती कर सकते हैं, तो हम कभी चुकते नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है ना? क्योंकि जानते हैं कि बच्चे का दिमाग है भाई, कोई भी सवाल ला सकता है, कोई भी सवाल ला के रख सकता है, और हर बच्चा एक जैसा होता नहीं है। जब सब बच्चा एक जैसा होता नहीं है तो हम सबको एक जैसा कैसे पढ़ा सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना? हम ऐसे पढ़ाएं, ऐसा कंटेंट दे जो सबके लिए हो जाए एक ही बार में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मैं क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, मान लो ओरिजिन होता है, ये 0 होता है ना, होता है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, और ये -4 होगा, और ये -5 होगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं बोलूंगा मैं 0 से इधर जा रहा हूं तो नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? या इधर से इधर आ रहा हूं तो क्या होगा? या इधर से मैं इधर जा रहा हूं, सीधी सी बात है, या मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो क्या होगा, आपको बताना है। अब इधर से 0 से आप 5 की तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, मतलब वैल्यू का बात किया जा रहा है, वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना? यहां बताओ 5 से 0 की तरफ आएगा तो वैल्यू डिक्रीजिंग, कैसे? 5 से 0 हो गया ना, 5 4 3 2 1, वैल्यू डिक्रीजिंग, सीधी सी बात है। अब -1 मतलब 0 से -5 की तरफ जा रहे हो, तो यही पूछा था कि भैया -1 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा। सर -1 और 5, -5 में -5 बड़ा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि निगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू वो उतना छोटा नंबर, निगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा वैल्यू। क्या सर? दिखाइए, देखिए, निगेटिव में जितना
बड़ा नंबर उसका उतना छोटा, क्या सर, वैल्यू, उसका उतना छोटा वैल्यू। ओ माय गॉड, ये तो सर पहली बार पता चला हमें, ये तो हम स्वर्ग का सुख मिल जाएगा हमें। आगे देखिए, देखिए निगेटिव में जितना बड़ा नंबर उसका उतना छोटा वैल्यू। -5, -1, सीधी सी बात है, -1 बड़ा हो जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जितना बड़ा नंबर उतना छोटा वैल्यू। और इसको तो वाइस वर्सा भी तो लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो? मतलब उल्टा कहने का मतलब वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि निगेटिव में जितना छोटा नंबर उसका उतना बड़ा क्या सर, वैल्यू। और क्या, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू का बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब ऐसे हम आएंगे -1 से 5 की तरफ, तो क्या होने वाला है? -1 से 5 की तरफ आएंगे, तो -1 से 5 की तरफ आएंगे तो वैल्यू क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि -1 बड़ा है -5 से। समझ में आ गया? क्योंकि जितना बड़ा नंबर उतना छोटा वैल्यू, और जितना छोटा नंबर उतना बड़ा वैल्यू। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता। पॉजिटिव में तो समझ लेते हैं, इसमें आसान है, 1 से 5 की तरफ जाना है तो बढ़ रहा है, 5 से 1 की तरफ आ रहा है तो घट रहा है, सीधी बात है। लेकिन इसमें नहीं समझ पाते कि -1 से -5 की तरफ जा रहा है तो हाँ, -1 से -5 की तरफ जा रहा है ना, तो सर बढ़ रहा है सर, अरे बढ़ रहा है ना सर। अरे नहीं रे बुर्बक, अरे जितना बड़ा वैल्यू होगा, नंबर होगा ना, उसका उतना छोटा वैल्यू होता है, जितना छोटा नंबर उसका उतना बड़ा वैल्यू होता है। इस बात को समझ तू, सीधी बात है। इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि -5 से -1 की तरफ गए तो -5 छोटा वैल्यू वाला और ये बड़ा वैल्यू वाला। समझे? तो चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए। अपन नेक्स्ट मूव करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप की तरफ, ठीक है ना। मजा आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप में, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप जो है ना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ा है, इसके सामने समझ लीजिए कि 0.1% अगर इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है ना उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, थोड़ा सिंसियर होकर, सीरियस होकर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, वैसे सीरियस किस मैटर में होना है? देखने के मामले में ऐसे सीरियस हो जाना है, क्योंकि मेरे क्लास में आप सीरियस हो रहे हो तो गलती कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब फोकस होकर देखिए, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। चलो स्लोप क्या होता है बता सकता है कोई? व्हाट इज स्लोप? मैं आपसे पूछूं स्लोप क्या होता है? कोई कुछ भी बता सकता है? बता क्या होता है स्लोप? सोच सकते हो स्लोप के बारे में? सर स्लोप का मतलब तो इतना समझ में आता है कि हिंदी में इसका मतलब ढलान होता है। अरे ढलान समझते हो ना, ढलाई। ढलान क्या होता है सर? ढलान का मतलब क्या होता है? ढलान का मतलब होता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपसे मैं पूछूं कि ये जो मेरा हाथ है, सही सी बात है, इसमें कोई ढलान है? ऐसे इसमें कोई ढलान तो नहीं है, क्योंकि अगर ढलान होता तो कोई मैं इस पे ऐसी चीज रखता तो वो चीज गिरना चाहिए था, सही सी बात है। अब मैं पूछूं क्या इस पे कोई ढलान है? क्या इस पे कोई ढलान है? इस पे कोई ढलान है? तो बोलोगे हाँ सर इस पे ढलान है, क्योंकि कोई भी चीज है क्या गिर जाएगा? बिल्कुल। देखिए मार्कर रखा, मार्कर गिर गया, समझ में आता है? मतलब इस पे कोई ढलान नहीं है, इस पे ढलान है, मतलब ये स्लोपी है। समझ में आना? स्लोपी है। आम जीवन में जो समझते हैं वही फिजिक्स में, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप में हम ये देखेंगे भैया, क्या देखेंगे सर? आइए देखते हैं। देखिए देखिए पूरा ईंट लग गया ना मेरे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं, पूछने दीजिए थोड़ा। देखिए देखिए स्लोप का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान होता है। अब जब स्लोप का मतलब ढलान होता है तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? मतलब फिजिक्स में इसका क्या मीनिंग है? सीधी सी बात है, फिजिक्स में इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो फिजिक्स में जो इसका मीनिंग है ना, उसका मीनिंग बहुत ही अद्भुत है। मतलब कहीं भी स्लोप लिखा है, समझ में आ रहा है? ये हमने कहा देखा? हिंदी में देखा। और इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है? स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये होता है फिजिक्स में। मतलब मैं बोलूंगा tan थीटा, आपको समझना है स्लोप, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। क्या बोलना है? सीधी बात है, 100 बार बोलिए कि मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। मतलब मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। समझ में नहीं आया? मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। जोर से बोलो, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। फटाफट बोलो, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। समझ रहे हैं ना? मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा,
कहीं भी स्लोप निकालने को बोले वहां पे दिमाग में आना चाहिए tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, सीधी सी बात है सर, tan थीटा जो होता है ना स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपन के खत्म। यही है स्लोप, यही है स्लोप, बस इतना ही जानना है। इतना समझ लेना, समझ में आ रहा। आने वाला मैं जो भी बताने वाला हूँ आपके सामने बहुत आसानी से आपके अंदर जाएगा, बहुत आसानी से आप समझेंगे हर चीज, ठीक है ना। हर एक चीज आपके दिमाग में सेट करूंगा, बस इस चीज को समझ जाइए कि मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा क्या। मैं यहाँ पे लिखा हूं एक स्टेटमेंट कि मैं बोलूंगा स्लोप, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, आपको समझना है tan थीटा। मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट का ध्यान रखिए, ठीक है ना। मैं जैसे मेरे मुंह से स्लोप दिखे, जैसे भी सवाल में स्लोप दिखे, समझ में आ रहा है, वहां पे tan थीटा सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक पहला देखिए, पहला समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का पहला चीज समझिए। हमने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है ना, निकाला था, और उसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे खेलते हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट ओरिजिन पे था, सीधी सी बात है, जब ऐसे हमने निकाला था, ये पॉइंट ओरिजिन पे था, ये था y, ये था x, सीधी सी बात है, ये पॉइंट ओरिजिन पे था, ये वाला पहला वाला पॉइंट, ये मतलब 0,0 पे, और ये पॉइंट कोई था मान लो p, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताना आपको कि स्लोप क्या होगा इस पॉइंट का, स्लोप क्या होगा इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि पॉइंट का कोई स्लोप नहीं है, इस लाइन का क्या स्लोप होगा। तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए सीधी सी बात है सर, लाइन का स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकालने मतलब स्लोप बराबर यहां पे लिखेंगे tan थीटा, बिल्कुल। और tan थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो है y एक्सिस पे, सीधी बात है, अगर हम यहां से इसको शिफ्ट करते हैं, ये y एक्सिस पे और ये क्या है, ये x है, बिल्कुल। मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा, y/x। इतना समझ में आया सर, ये बहुत आसान था। अब इस पे कुछ एग्जांपल करा, क्वेश्चन करा, आइए सर देखिए। इस पे एक क्वेश्चन आपको दे तो देते हैं एग्जांपल में, कि मान लीजिए ये जो है ना, यहां से 30 डिग्री बना रहा है, मैं पूछूं यहाँ पे फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, सीधी सी बात है। इसका आपको स्लोप बताना, तो आप क्या करोगे सर, इसका स्लोप जो है ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, बस इस बात को याद रखना। कान दिखाओ, कान दिखाओ, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, क्या, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, किसी को मत बताना, समझ गया ना, बस मेरे और तुम्हारे बीच में होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री है, सीधी सी बात है, तो tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो गया, आंसर बताओ कितना आ गया सर। बोलो सर स्लोप बराबर tan थीटा है ना, तो tan थीटा का वैल्यू तुमको याद ही नहीं है, तो नहीं याद है छोटा, तुम्हारा गलती है ना। ये पहला दूसरा लेक्चर में मैंने कराया था, उधर तीसरा लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में tan 30 कितना वैल्यू होता है, 1/√3। आसान है ना। और क्वेश्चन दूं, आ जाओ एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको करके दिखाना थोड़ा सा, ठीक है ना। दूसरा देख लो, ये मैंने दिया तुम्हें, मान लो कि ये दिया मैंने 30 डिग्री आ जाओ। अब यहाँ पे tan थीटा तुमको बताना है, स्लोप बताना है, ये y/x, फाइंड स्लोप ऑफ y/x ग्राफ। अब यहाँ पे फंसे तो इतना गुस्सा मानूंगा फोन में घुस के, तुम्हारा मुंह टूट जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ फंसना नहीं है, सीधी बात है। यहाँ क्यों नहीं फंसना है, क्योंकि ये सवाल जो है ना बहुत चालाकी से बनाया गया है मेरे भाई। क्या कौन कौन आंसर ये दे रहा है, सीधी बात है। चलो मैं सोल्यूशन करता हूँ, सीधी सी बात है, कौन कौन आंसर ये दे रहा है, जो मैं सोल्यूशन करूँ वो आंसर कौन कौन दे रहा है, बस कभी ये बताना, सीधी सी बात है। आप बोलोगे सर tan थीटा जो है ना, tan थीटा जो होता है ना वो स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप निकालने के लिए आपने बोला तो tan थीटा मतलब tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। इसका 1/√3 आंसर आया, जो जिसका भी आंसर 1/√3 आया है ना, समझ में आ रहा है ना, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। जिसका भी आंसर 1/√3 आया है वो एक काम करेगा, चप्पल निकालेगा, अपने आप को 4 चप्पल मारेगा। क्यों, क्योंकि मैं रटते आ रहा हूं भाई, मैं रटते आ रहा हूं कि एंगल जो देखा जाता है ना स्लोप की, जैसी इसी बात मैंने बेसिक मैथ्स के तीसरा या चौथे लेक्चर में बताया था कि जब भी एंगल देखा जाता है यहाँ पे स्लोप के लिए, सीधी सी बात है, हम एक्स एक्सिस से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे वाई एक्सिस से एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। इस बात को समझते हो ना, अरे हाँ सर समझते हैं, तो फिर समझते हो तो गलती काहे कर रहे हो मेरे भाई। देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे सीधी सी बात है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स
नेगेटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मत भूलना, सीधी सी बात है। देखो फॉर स्लोप, सीधी सी बात है, फॉर स्लोप कोई भी ग्राफ के ऊपर कोई भी स्लोप वाला क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा है। फॉर स्लोप एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 डिग्री हुआ ना, क्योंकि ये 30 ये 60 टोटल 90 होता है, तो 60 डिग्री होगा ना। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। तो अब सॉल्यूशन कर दीजिए सर, क्या होगा इसका आंसर, ये देखिए। अब इसका राइट सॉल्यूशन देखिए, राइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, जो स्लोप होगा ना वो tan 60 के बराबर हो जाएगा सर। अब स्लोप tan 60 और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी यहाँ पे तो हम भूल गए सर, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, अब हम कैसे करेंगे। अरे कैसे करोगे भाई, tan 60 का वैल्यू इतना अच्छा टेबल बताया था ना। अगर भूल जा रहे हो तो जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक देखो, समझ में आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 5 मिनट में आपको याद होगा, गारंटेड कहता हूँ। अगर उधर नहीं याद हुआ 5 मिनट में तो इधर आके मत पढ़ना, समझ में आ रहा है। देखो स्लोप tan 60 और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। आपके सामने है सब कुछ, अरे समझे। एक और दे दो सवाल, चलो एक और सवाल करो, एग्जांपल पे एग्जांपल, एग्जांपल पे एग्जांपल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एग्जांपल पे एग्जांपल, एग्जांपल पे एग्जांपल। इतना एग्जांपल दूंगा कि तेरा दिमाग जो है ना समझ जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक और एग्जांपल दे, क्या दूं एग्जांपल में, आजा ये देता हूं। ये यहां से दिया हुआ है और यहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 3 और ये दिया हुआ है 4, सीधी सी बात है। तो तुमको स्लोप ऑफ दिस लाइन बताना है, कितना हो जाएगा बताओ। स्लोप ऑफ दिस लाइन बताना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन नहीं बताना, ये थीटा एंगल बताना है। बोलोगे सर थीटा एंगल बताना है और स्लोप स्लोप बताना है कि थीटा एंगल बताना है। सर पहले तो आप कंफर्म कीजिए। चलो एक काम करो, दोनों निकाल दो, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, कौन सा वाई एक्स ग्राफ, ऑफ वाई एक्स ग्राफ एंड क्या सर, थीटा। तो स्लोप निकालने के लिए मैं दोनों को स्लोप आपको समझ आता है थीटा, लेकिन थीटा तो दिया नहीं है ना, तो थीटा निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे। सर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाई b। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये अगर 3 है सर तो ये भी 3 हो जाएगा सर, और ये 3/4 हो जाएगा। और tan थीटा 3/4 कब आता है, हाँ कब आता है 3/4, बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 3 या 4 उसी में था ना। tan थीटा 3/4 कब आता है, कब आता है 53 या 35, 53 या 35, सॉरी 53 या 37, 53 या 37, 37 या 53, कौन से किस पे 37 पे आता है। क्यों, क्योंकि 37 में क्या होता है, sin 37 3/5, cos 37 4/5 और tan 37 3/4। तो 3/4 किसका हो गया, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा स्लोप आपको समझना है tan थीटा मतलब tan 37 के बराबर हो जाएगा, मतलब अरे यही तो होगा ना, तभी निकाल दिया 3/4 ही तो होगा आंसर। आप 3/4 ऐसे निकाल दो, tan थीटा 3/4 या tan 37 करके ऐसे निकाल दो, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट में अभी और कुछ बताने वाला हूँ इस पर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीज देखना है, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। हो गया, बिठा दो, कर लिया आपने, कर लिया, अरे कर दिया, बिठा दो, बिठा दो। चलिए इतना बिठाता हूँ, ठीक है ना, इतना बिठा दो बस, ठीक है। इधर आप नोट करिए, इतना तो कर लिया होगा आपने। सुनिए सर, फील आया कि नहीं, अरे फील आ गया होगा सर, जबरदस्त समझाया मैंने। क्योंकि जब समझाने के बाद मुझे मजा आता है ना, मुझे लगता नहीं कोई विषय बचा है, तो लगता है कि बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। क्योंकि रेस्पॉन्स देखता है ना कमेंट्स में, बहुत सारे रेस्पॉन्स होता है कमेंट्स में कि सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये है वो है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। जब जो पॉइंट मैंने एक ओरिजिन पे डाला था, ओरिजिन पे नहीं डाल के अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला सुनिए, जैसे मैं ये वाला पी नंबर लिखिएगा।
थोड़ा फ्रेश में डाल पानी पी लूँ, इजाजत है। चालू करें ना, चलिए आइए। बी नंबर अपना है जब पॉइंट ओरिजिन पे ना हो, मतलब ऐसे ये था अपना वाई, ये था अपना एक्स, और ये मान लो ये पॉइंट ऐसे है, सही सी बात है। मतलब ये था अपना x1, ये था अपना x2, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला उसी में था, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, कोई दिक्कत नहीं। ये था ओरिजिन 0,0, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक था ये y1, और यहाँ से यहाँ तक था ये y2, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये y1, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, पूरा ओरिजिन से था ना, तो यहाँ से डालेंगे ये रखा y2। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए अब देखिएगा, बहुत गौर से चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो मैंने दिखाया जब ये पी पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये यहाँ पे था, मान लीजिए क्यू और ये पी है, सीधी बात है। ये पॉइंट कहाँ था? ये पॉइंट क्यू यहाँ पे था ओरिजिन पे, तब ये मैंने पहले बताया। अब बताया कि ये पॉइंट जो ओरिजिन बना रहा है, थोड़ा सा आगे चल रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते हैं, 100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, जानते हैं। अब देखिएगा स्लोप यहाँ पे क्या होगा, ये बताइए कितना होगा। ये सर ये जो है ना बहुत आसान है सर, ये x2 - x1 होगा। कैसे? क्योंकि ये जो इतना x2 है, इतना x1 है, तो इतना क्या होगा, इसमें माइनस करने को पता चल जाएगा। ये बताइए कितना होगा सर। ये भी बहुत आसान है सर, कितना होगा, ये होगा y1, ये होगा पूरा y2, तो ये कितना होगा y2 - y1। बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं ये से थीटा मानता हूँ यहाँ पे, सपोज थीटा है, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा। क्या? मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, बस इतना ही करना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर स्लोप बराबर जो होगा ना, वो tan थीटा होगा, वो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, y2 - y1, अपन बेस क्या है, x2 - x1। अगर इसको बोल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। खत्म खत्म खत्म, कुछ नहीं, बस खत्म हो गया, यही है। अब जो पढ़ते हो ना, स्लोप इक्वल टू y2 - y1 इक्वल बाय x2 - x1, ये ऐसे नहीं आता है। आप बस रट लेते हो, रटो मत, चीजों को समझा करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो। कॉन्सेप्ट जब रहेगा ना, तो सवाल जो है ना, नीट का एक एक सवाल आपके सामने दम तोड़ देगा, नहीं तो आप सवाल के सामने दम तोड़ दीजिएगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, सीधी बात है, पगलाई रहेंगे, जो इधर उधर का मटेरियल कुछ भी उठा लेंगे, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, फलना ढिमकाना सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं भैया, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, दुर्दशा हो जाएगा, जाके मरा जाइएगा वहां पे, ठीक है ना। चलिए ये आप समझ में आए। क्वेश्चन है सच में, क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन। आइए आइए, नहीं मानेंगे तो क्या करें भाई, सीधी सी बात है, सब कुछ आप ही का है। नहीं देंगे क्वेश्चन तो रूठ जाइएगा आप हमसे, और रूठ जाइएगा तो हमसे पढ़ेगा कौन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देने की इतना जिद करें तो आइए क्वेश्चन देते हैं आपको। बड़ी उदास है जिंदगी, ला 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 ला, कोई तो नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। जिंदगी उदास इसलिए नहीं है कि क्यों कोई चाहिए, जिंदगी उदास इसलिए है, क्या बताऊं, दिल का हाल जानोगे क्या, ऐसा जानो यार, अभी बता दूंगा, रोने दूंगा बेकार में। अब रोने दूंगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे, सीधी बात है, तुम्हारा देखते छूट जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल मत करो उनको, ठीक है ना। देखना कुछ नहीं बकवास कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ही बोलता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन देखते हैं पहला। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि ये पॉइंट है P2 क्यों है, ठीक है। ये जो है ये कितना देगा आपको, मान लो कि है ये 7 मीटर, ये 7 मीटर है, ये है अपना, और ये क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये होगा 7 मीटर, और ये हो गया अपना मान लो कितना
ये हो गया 10 मीटर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना 6 मीटर और ये हो गया 2 मीटर। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है ये थीटा कितना होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ एंड वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए ताजा ताजा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, ठीक है ना? जल्दी फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान है। बस ये आप समझ गए, ये ढांचा समझ गए तो ये सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है ना? जल्दी फटाफट कीजिए इसे, मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको, जल्दी जल्दी फास्ट कर दीजिए, पॉज करके कीजिए जल्दी। हो गया? कर लिया आपने सॉल्यूशन? कराऊं मैं? करा दीजिए सर। हो गया सर, आगे हमारा आंसर आ गया, कितना है? 53 डिग्री। अरे आ गया 53 डिग्री, सच में? सच में आ गया 53 डिग्री? हाँ सर 53 डिग्री। और क्या आएगा आंसर? स्लोप का आंसर 4/3 आया, 4/3 दोनों आंसर सही है। और जिसका नहीं आया वो सॉल्यूशन चुपचाप देखिए। भैया मैंने बोला था मैं बोलूंगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, तो मैं बोल रहा हूँ ना स्लोप आपको समझना ही है। tan थीटा उससे ज्यादा इधर उधर नहीं समझना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भटक जाएगा, भटक जाएगा तो अटक जाएगा, अटक जाएगा तो छटक जाएगा, छटक जाएगा तो थीटा को पटक देगा, पटक देगा तो भटक जाएगा, मटक जाएगा, खटक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, ठीक है? तो स्लोप बराबर tan थीटा, तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। अब ये tan थीटा ये तो इसके सामने परपेंडिकुलर तो ये है ना, और बेस क्या है? ये है, तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये 7 है, ये 10 है, यहाँ तक 7 है और यहाँ तक तो 10 है, सीधी सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3 मीटर, मतलब 4/3। मतलब स्लोप का वैल्यू कितना आ गया सर? 4/3 सर, स्लोप का वैल्यू आ गया 4/3। बिल्कुल ये सर किसका इसका 4/3 सबका है सर, सही जवाब सर। तो स्लोप बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। और ये किसका वैल्यू होता है? 53 डिग्री का होता है ना 4/3। तो अपने को 4/3 और 53 डिग्री ये आंसर चाहिए था। हो गया सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन, सच में क्या है यार, परेशान करके रखते तो यार, देखो पसीना पसीना हो रहा है, सीधी सी बात है, पूरा पंखा मैंने ऑफ किया हुआ है, तुम लोग परेशान करते तो कितना सवाल करवाते हो। सच में नहीं मानोगे? अरे मान जाओ ना यार, नहीं बिल्कुल चलो देते हैं, तुम मानोगे नहीं, हम क्या करें तुमको। चलो पहले इसे नोट करो, फिर सवाल देते हैं। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। अभी आधी रात हो रही है, लगभग 2:30 बज रहा है और मोरनी बगल में बोल रही है, इसीलिए मैं ये गाना गाया। मत ऐसे बोलना कि सर आप बार बार गाना गाते रहते हो। गाता रहता हूँ, शौक है भाई, और गाना गाते रहना चाहिए, गाना सुनते रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए दूसरा सवाल दूं? दे दो, चलिए आगे। दूसरे सवाल में क्या दिया जाए, क्या दिया जाए भैया, क्या दिया जाए? चलिए बहुत सिंपल सवाल देते हैं। चलिए ये दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, ये हुआ 34 सेंटीमीटर, ठीक है? ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ अपना, मान लो इसको थोड़ा बताते हैं, वैसे बहुत छोटा ग्राफ बता दिया ना, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, बहुत क्लियर दिख रहा होगा। ये वाई और ये मान लो दिया होगा कितना? 30 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, बस स्लोप बताना, फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप क्या हो जाएगा? सीधी बात सर, स्लोप जो है ना बहुत आसान है, देखिए स्लोप बराबर होता है tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो लिख देंगे सर स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? इतना 35 में से 5 कितना हुआ? 25। ये कितना हो जाएगा? ये सीधी बात है, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है ना? ये कितना हुआ? 34 में से 9 गया, 34 में से 9 गया सर, तो 34 25, ये भी 25, ये 25, ये 25, मतलब स्लोप हो जाएगा 25/25, मतलब अपना आंसर हो जाएगा स्लोप इक्वल टू 1। और m इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोई थीटा पूछ देता तो भैया tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है?
tan45 पे, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इतना भी टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, बहुत आसान है ये, ठीक है। तो जल्दी इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बहुत सारी चीजें बताना है आपको, ठीक है ना, कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस का स्लोप क्या होगा, ठीक है ना, जब दो लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर काटेंगे तो उसमें स्लोप क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी करना है, क्योंकि ये सब सुपर इजी चीजें थी, अब थोड़ा सा लेवल हाई किया जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट कर देंगे, जल्दी फास्ट। हो गया, बिठा दिया जाए, हो गया, चले ऊपर आगे। आगे थोड़ा स्लोप देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, कर लिया नोट ना, चलिए सर नोट कर लिया। आगे देखो, मेरे अंदर एक ऐसा आर्टिस्ट छिपा हुआ है ना, जो क्या करता है, एक बार जो चीज पढ़ लेना उस चीज को बहुत आसानी से समझा देता है। तो मेरे पास पढ़ने का यही फायदा है, ठीक है ना। और मैं टीचर इसलिए बना तो मुझे पढ़ाने आता है, इस भ्रम में मत रहना। आई डोंट नो हाउ टू टीच पीपल, आई नो हाउ टू मेक देम लर्न थिंग्स। मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, समझ रहे हो ना। सिखाने और पढ़ाने में बहुत अंतर है। मैं ये सिखाता हूँ कि पढ़ना कैसे है भाई। पढ़ाने के लिए जहाँ तक देखो ना, गूगल भी किसी को पढ़ा देगा, चैट जीपीटी भी पढ़ा देगा, लेकिन एक होता है आर्टिस्ट और एक जो होता है सिखाने, मतलब एक होता है सिखाने वाला, एक होता है पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला और सिखाने वाले में बहुत अंतर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे पसीना जो रहा है, गर्मी भी हो रहा है बहुत ज्यादा। एक गाना आया था ना भोजपुरी में कि राजा चुआ था पसीना गर्मी होला। हाँ, वो गाना था कि राजा चुआ था पसीना गर्मी होला, हमरो के लादी कोको कोला। कुछ ऐसा ही था गाना, मैंने सुना था गाना, ठीक है ना। जो बिहारी बच्चों को समझ रहे होंगे ये चीज। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, मतलब इसी का सॉफ्ट टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए सॉफ्ट टॉपिक पे हेडिंग डालिए जल्दी फटाफट डालिए। ग्राफिकल एनालिसिस, मतलब देखिए स्लोपिंग ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस मत लिखिए, स्लोपिंग ग्राफ, जल्दी जल्दी फास्ट। स्लोपिंग ग्राफ, स्लोपिंग ग्राफ कर दिया आपने, लिख लिया। स्लोपिंग ग्राफ चलिए देखते हैं। स्लोपिंग ग्राफ, स्लोप इन ग्राफ, ठीक है। फिर थोड़ा इसे और मिटाना पड़ेगा, और मिटाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, देखिए स्लोपिंग ग्राफ, देखिए पहला देखिए स्लोपिंग ग्राफ, स्लोपिंग ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ये नंबर में लाइन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होगा, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सीधी बात है, मतलब क्या नहीं, मतलब ये ग्राफ है, ये अपना वाई और ये अपना एक्स, और इससे लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। ये लाइन बन रही है, ठीक है ना। ये जो लाइन है, मान लो एल लाइन है, इसका नाम है, और ये एक्स से पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको स्लोप बताना है, क्या बताना है, स्लोप बताना है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। स्लोप बताइए, चलिए स्लोप बताइए, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप देखने के लिए क्या देखना है, tan थीटा, और tan थीटा के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए। मतलब पहले थीटा चाहिए, उसके बाद tan थीटा आएगा, tan थीटा आएगा तो वही तो स्लोप है, मतलब पहले थीटा से शुरुआत होगा। और थीटा क्या होता है, थीटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा देखने के लिए हम यही देखते हैं कि भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन है ना वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। सर ये देखने का जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइंस होते हैं वो 0 डिग्री पे होते हैं, बिल्कुल। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, मतलब tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
tan 0 का सर कितना होता है सर, 0 ही होता है ना, बिल्कुल। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ये था फिजिक्स। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं अपने आम जिंदगी में। भैया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वही लाइन है जो मैंने ये एल बनाया हुआ है, ये वही लाइन है। स्लोप बताइए, है ही नहीं सर स्लोप। अरे रहता अगर स्लोप तो एक चीज गिरता नहीं, ढलान कहाँ है भाई इसमें, तो ऐसे भी स्लोप 0 आ रहा है ना, सीधी सी बात है, स्लोप कहाँ है। लेकिन ऐसे बढ़ाते जैसे बढ़ाते कहीं गिर गया ना, मतलब इसमें स्लोप क्या था, स्लोप क्या था इसमें, था कुछ था, 0 तो नहीं था, कुछ था सर। ये पहला समझ में आया। चलिए दूसरा बी नंबर में, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब अगर हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलते हैं तो लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी तो बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल। इसको लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोलते हैं, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखेगा आप स्टेटमेंट को कोड कर देना, ठीक है ना, ये वाई और ये एक्स हमने यहाँ पे दिया। अब बताओ क्या होगा स्लोप, तो सीधी सी बात आप बोलोगे सर यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस से देखते हैं ना, हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो tan 90 कितना हो जाएगा, तो tan 90 डिग्री होता है, इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। यस यस यस, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, स्लोप 0 था, बढ़ा 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 बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, इनफाइनाइट हो गया, स्लोप इनफाइनाइट हो गया, स्लोप इनफाइनाइट हो गया, फिर घटा घटा घटा, स्लोप 0 हो गया, फिर स्लोप 0 बढ़ा 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 बढ़ा, इनफाइनाइट हो गया। पता है यहाँ पे कोई भी चीज रखोगे फटाक से गिर जाएगा, कोई दिक्कत, बताओ बताओ, यहाँ पे कोई भी चीज रखोगे, यहाँ पे रखोगे, मान लो यहाँ पे स्लोप था, नहीं गिरा, यहाँ पे था, रखोगे गिर जाएगा फटाफट, देखो गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, सीधी बात। यहाँ पे रखोगे और फटाफट गिरेगा, यहाँ पे रखोगे और फटाफट गिरेगा, और जैसे जैसे करोगे पूरा सीधा 90 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पूरा 90 डिग्री पे, जैसे रखोगे गिर जाएगा, मतलब इनफाइनाइट स्लोप है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्लोप है। तो ये हो गया अपना रियल लाइफ एग्जांपल से, और ये हो गया अपना किस चीज से, समझ में आ रहा है किस चीज से हुआ ये, बिल्कुल ये हुआ अपना फिजिक्स में, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखिए सी नंबर, पहले समझ में आया, आप स्पष्ट कीजिए मुझे, ये समझ में आया आपको, तब नेक्स्ट में ऊपर होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपना ये है, नेक्स्ट कि मान लीजिए कि ये की है अपना ये एक पैरेलल लाइन, ठीक है ना, एक पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, एक पैरेलल लाइन है। अब इसमें देखिएगा, ये मान लीजिए कि मैंने ये क्या किया, यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है एल नंबर, ये एल लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, एल है, इसका स्लोप क्या होगा, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, बोलो सर एल लाइन है तो पूरा सीधा है, तो यहाँ पर भी चीज रखेगा तो वैसे ही गिरेगा, यहाँ पर भी रखेगा तो वैसे ही गिरेगा, यहाँ पर भी रखेगा तो वैसे ही गिरेगा, सीधी बात है, पूरा लाइन सीधा है ना, पूरा सीधा है कि नहीं, सीधा है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब ये लाइन पूरा सीधा है ना ऐसे, तो स्लोप क्या है, सीधा है, सीधी बात। अब जब स्लोप ऐसे सीधा है, सीधी बात, यहाँ पर भी स्लोप सेम है, 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 यहाँ पर स्लोप, कोई भी चीज यहाँ पर रखेगा तो वैसे ही गिरेगा, 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 समझ में आया। मतलब ये तो डेली लाइफ एग्जांपल जान गए, इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, ये डेली लाइफ एग्जांपल। सब फिजिक्स से कैसे समझेंगे, फिजिक्स से समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीधी बात है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ एंगल्स ड्रॉ कर देते हैं, सपोज, सीधी बात है, सपोज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से कुछ हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं, ये मान लो θ1, ये मान लो θ2, ये मान लो θ3, ठीक है ना, 3 एंगल्स हमने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आपने आया था, उसमें क्या देखा था, ये मैंने θ1 θ2 θ3, मतलब एक चीज आप कहोगे सर कि आपने सब बात को भूल जाओ, सुनो मेरे बात को, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो स्लोप है ना इस लाइन का कांस्टेंट है। अब कैसे है, मेरे बात को सुनना, मैं आपको अगर आश्वस्त कराता हूं कि भैया स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट है, मतलब हर जगह का tan थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब tan थीटा कांस्टेंट कब होगा, जब थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब हर जगह थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब ये जो θ1 θ2 θ3 या हजार को थीटा बना दे इसके, वो सब सेम होना चाहिए। बिल्कुल प्रूफ करके दिखाओगे ना, आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ सर θ1 बराबर जो है ना
और थीटा 2 बराबर थीटा 3 है। कैसे भैया? अरे पहले स्लाइड में ही पढ़ाया था भैया, दूसरा स्लाइड में क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है नहीं, ये तो ये क्या है पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल तो कट किया है, तो कोरेस्पॉन्डिंग तो है थीटा 3 थीटा 2 थीटा 1, बिल्कुल सर, ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसीलिए थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 है। जब ये बराबर है तो tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 3 होगा, सीधी सी बात है। क्यों tan tan लगा दिया हमने, सीधी सी बात है, मतलब स्लोप 1 बराबर स्लोप 2 बराबर स्लोप 3। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत सर, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर समझ में आया। तो यहाँ पे देख लेंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन देखिए मैंने कैसे आपको समझाया हर एक चीज को, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए नेक्स्ट डी नंबर देखिएगा, डी नंबर में ये y और ये x। मान लो मैं क्या करता हूं, तीन लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है ना, बस इसको थोड़ा सा वो करना, ठीक है ना, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये लाइन है एल एम एन, मैं पूछना चाहता हूँ एल एम एन पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये तीनों पैरेलल लाइन में एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन बना दिया, ये गिवन है, सीधी सी बात है, ये क्या है गिवन है। तो आपको बताना है कि ये जो स्लोप होगा तीनों लाइन का, मतलब स्लोप ऑफ एम ऑफ एल बराबर एम ऑफ एम बराबर एम ऑफ एन होगा। प्रूफ करना है इसको प्रूफ करना कि ये होगा कि नहीं। अब देखिएगा, मतलब कहने का मतलब तीनों का लाइन से अगर पैरेलल है तो तीनों का स्लोप सेम होगा। ये डेली लाइफ एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। कैसे? अगर समझाते हैं डेली लाइफ एग्जांपल से, देखना ये तीनों लाइन से, सीधी सी बात है, ये तीनों लाइन से और तीनों पैरेलल है, देखना तीनों लाइन से और तीनों पैरेलल है। ये दो से पहले देखो, दो से, ये दो लाइन से दोनों पैरेलल, देखना इसको थोड़ा सा इधर चला गया, उसी के अंदर चला गया, यहाँ पे रखते हैं, जाएगा क्या? चला जाएगा। छोड़ो, देखो ये दो लाइन से, ठीक है, और ये दो लाइन से दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको, देखो दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। कोई चीज अगर आप यहाँ पे रखते हो तो वैसे ही गिरेगा, जो कोई भी चीज अगर आप यहाँ पर भी रखे हो तो वैसे ही गिरेगा जैसे इस पे गिरेगा, सीधी बात, मतलब दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, तभी तो ऐसा होता है ना। मान लो कोई भी चीज लाकर उस पे रखो, आगे ऊपर वाला पे, तो वैसे ही गिरेगा जैसे नीचे वाले पे रखोगे तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो वैसे ही देखिए, अगर तीसरा भी रखते तो वैसे ही होता, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया? आया। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये थीटा 1 ये थीटा 2, मान लेते हैं ये थीटा 3, मतलब आप बोल रहे हैं सर ये स्लोप तीनों का सेम है, मतलब थीटा भी सेम होना चाहिए। कैसे? तो मैं बोलूंगा थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। ये कैसे पॉसिबल है सर? इसमें कौन सा जादू लगा दिया? ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। अब ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब यहाँ पैरेलल लाइंस एल एम एन पैरेलल लाइंस एंड एक्स इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल है। क्या होगा? थीटा 3 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 1, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सर आप समझ में आया? सर आपने क्या बोला? अब समझ में आया? आगे ना समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब tan लगा तो इसके सामने tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 3, मतलब हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2 बराबर m3। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। मतलब आप क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज remains constant, remains constant। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, सब में समझ में आया ना? समझ में आया? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट एंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट बिकॉज़ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्मेशन। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो गया, जब सब इक्वल होगा तो उसका tan भी इक्वल होगा। tan क्या होता है? m के बराबर होता है, मतलब स्लोप के बराबर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट अभी कराता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी बहुत चीज कराना आगे, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे।
जल्दी फास्ट। हो गया, कर दिया? अरे कर दिया, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी फास्ट। नोट फास्ट प्लीज, नोट फास्ट प्लीज। कर लिया आपने? हो गया ना, हो गया? बिठा दूं? रब करूं, रब करूं? बस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ लीजिए। बहुत अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रिवाइज भी करते रहिए हर एक चीज शुरू से, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। एक दिन भी मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए आपका, समझ में आ रहा है ना? और रन छोड़ के भागना नहीं है, रन छोड़ दास बनना नहीं है, ठीक है ना? वही है ना, वो स्टेटमेंट की युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या फिर रन को छोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। समझे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भैया, सीधी सी बात है कि तुम्हारे लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है, तुम्हारे लाइफ में अगर परेशानी नहीं है, तुम्हारे अगर लाइफ में तो बेचैनी नहीं है, तो तुम किसी लायक हो नहीं बाबू। खुशी खुशी जी रहे हो तो खुशी खुशी तुम जी नहीं रहे हो। बस ये कहने वाली बात है कि तुम खुशी खुशी जी रहे हो, तुम आलसी हो। इस बात को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो तो तुम बहुत यहाँ से खत्म हो। तो इसको मानो और इसको समझो। जब तक युद्ध नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में, जब तक कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक तुम टेंस नहीं होगे, तब तक तुम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। तो ये लाइन बहुत बेहतर था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या फिर रन को छोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। तो युद्ध होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। युद्ध इन द सेंस जो भी चल रहा है अपने जीवन में, ठीक है? तो जीवन में निकलो, जीवन में आगे बढ़ो, इस समाज को देखो, इस सृष्टि को देखो कि क्या चल रहा है, समझ में आना, तब मजा आएगा। घर में पड़े पड़े सड़ जाओगे एक कमरे में। समझ में आ रहा है ना? आजकल अपना लाइफ जो बना दी हो कि फोन उठा लेते हो, फोन दिन भर उसी के सामने स्क्रॉल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इससे तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम्हारा शरीर भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग संकुचित हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ संकुचित हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचोगे, शरीर भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? चलिए इसे नोट कीजिए, फटाफट कर लिए नोट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मिटाते हैं, नेक्स्ट आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये लास्ट स्लाइड ही पढ़ना है, ठीक है ना? बात मात्र मात्र समझिए 5 मिनट में खत्म होने वाला अपना क्लास, ठीक है? फिर कल जो क्लास आएगा अपना वो आएगा मास्टर्स ऑन ग्राफ। ग्राफ पे आपको मास्टर्स कराया जाएगा, जिसमें देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है। मतलब दुनिया का जितना भी सारा ग्राफ है ना, वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ कल के क्लास में। नहीं मतलब 3-4 क्लास लगेगा ग्राफ को लेकर, ठीक है ना? मतलब जितना भी फिजिक्स में ग्राफ यूज होगा, केमिस्ट्री में ग्राफ यूज होगा, बायो में ग्राफ यूज होगा, वो समझिए कल ही मैं बता दूंगा सब। कल नहीं मतलब 3-4 क्लास में, मतलब जो ग्राफ के आने वाले हैं ना, ठीक है ना? उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना? रेडी हो गए? कराऊं क्वेश्चन? दे दो क्वेश्चन पे क्या मारूं? अरे मारिए सर मारिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन अपना ये है कि ये जो है y है और ये x है, ये है 1 और ये है 2, ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है ना? आपको बताना है रेशियो ऑफ स्लोप 1 to स्लोप 2, स्लोप 1 to स्लोप 2। चलिए जल्दी फटाफट, रेशियो ऑफ स्लोप 1 to स्लोप 2 क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए। और एक चीज गिवन है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है और बीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना? वो जहाँ चाहिए सर बोलेंगे स्लोप 1, तो स्लोप 1 निकालेंगे, सही सी बात है। स्लोप 1 देखने के लिए यहाँ से देखेंगे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 तो ये होगा नहीं, सही सी बात है। स्लोप 1 क्या होगा? स्लोप 1 अपन स्लोप 2 देखना है, तो स्लोप 1 के लिए अल्फा नहीं लेंगे हम,
क्या लेंगे, बीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि स्लोप 1 के लिए जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये 1 है ना, स्लोप 1 के लिए एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे होगा tan बीटा। बहुत कोई यहाँ पे छोटा गधा तो लोग ये होगा ना, यहाँ पे tan अल्फा लिख दिया होगा, और ये महागलत है। क्यों? क्योंकि सोचो 1 है तो सर अल्फा, अल्फा के बाद आता है बीटा, तो बीटा 2 के लिए दे देंगे। अरे ये नहीं सोचना है, फिजिक्स है भाई, फिजिक्स ऐसा सोचना, सीधी बात है। ये 1 है तो सीधी बात है, इसे 1 से कौन सा एंगल लगा है, बीटा, और एक्स एक्सिस से देखेंगे, और ये अल्फा होगा कितना, 2 से, क्योंकि 2 से अल्फा लगा होगा, तो यहाँ पे स्लोप 2 क्या हो जाएगा, अरे स्लोप 2 क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। मतलब इसी का रेशियो निकालना था आपको, तो कर दो ना, tan बीटा का वैल्यू कितना, tan 60 अपन, ये हो जाएगा tan 30। कितना आंसर हो गया, tan 60 और tan 30 कितना होता है, tan 60 का वैल्यू सर tan 60 का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है अपना √3, और इसका होता है 1/√3, मतलब ये √3 × √3/1, मतलब 3:1। और ये कितना आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये मान लो अपना है y और ये x, ठीक है ना। ये पहला सवाल तो मैंने कराया, ठीक है ना, और दूसरा सवाल आपको करना ही करना है, ठीक है ना। ये मान लो 30 डिग्री है, और ये भी मान लो 30 डिग्री है। यहाँ पे 1 मैंने दिया, अब यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप 2 टू स्लोप 1। सवाल ही पढ़ना है कि स्लोप 2 पूछा है, बाद में स्लोप पूछा, मतलब स्लोप 2 पर स्लोप 1 निकालना है। यहाँ पे स्लोप 1 अपन स्लोप 2 था, सीधी बात है, तो स्लोप 2 पर स्लोप 1। जल्दी जल्दी, एक मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, लेट नहीं करना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फास्ट कर दीजिए। क्या रहा आंसर, क्या रहा आंसर, क्या आ रहा है, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, दिमाग तो लगाओ। अरे बहुत आसान है ना, आगे आंसर कराओ, कराइए सर। देखिए भैया, स्लोप 2 अपन स्लोप 1 करना है, सीधी सी बात है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा 2 से कितना एंगल है। तो 2 से जो है अपना कितना एंगल है सर, पता ही नहीं है सर, ये दिया हुआ, ये दिया, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल कितना होता है, 90 होता है सर। तो ये 30, ये 30, तो ये भी 30 ही होगा। बिल्कुल, सवाल बस ये लिखा हुआ था, ये तो मैंने दिया अभी, मतलब दिया नहीं, निकला। कैसे निकला, ये 30, ये 30 है, टोटल कितना होता है 90, 30 30 60, तो ये बचा 30, सीधी सी बात है 30, मतलब ये 30। तो अपने को एंगल कहाँ से देखना है, 2 के लिए एंगल यहाँ से देखना है, 2 के लिए एक्स एक्सिस से 2 के लिए देखना है, तो ये 30 और ये 30 60 हो जाएगा। 2 के लिए कौन सा एंगल होगा, 60, मतलब यहाँ पे होगा tan 60। फिर से नहीं आया समझ में, अरे यार परेशान करके रखती हो यार, देखो एक तो इतना पसीना हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, और इसमें तुम परेशान करके रख देते हो। देखना, देखो देखो देखो, स्लोप 2 पर स्लोप 1 निकालना है, सवाल में दिया सीधी बात, 2 ही है 1 ही है। अब 2 का एंगल तो दिया नहीं था, क्योंकि ये 30 और ये 30 दिया हुआ था, तो टोटल होता है 90, तो ये 30 हुआ, इतना समझ में आया सर। अब अपने को एंगल एक्स एक्सिस से देखना, तो एक्स एक्सिस से 2 में जाएंगे, क्योंकि पहले स्लोप 2 देख रहा है, तो 2 तक देख रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है, ये 30 और 30, ये 60, इसीलिए 60 आया। अब स्लोप 1 के लिए कितना जाएगा, स्लोप 1 के लिए सर 1 के लिए तो 30 बना दो, tan 30। और ये सवाल ऊपर वाले सवाल में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आंसर सही है, सेम ही होगा 3:1, क्योंकि ये भी तो tan 30 है ना, tan 60 को tan 30 है ना। लेकिन इस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एंगल यहाँ से दिया था, इसमें एंगल यहाँ से दिया हुआ। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सच में आ जाओ, देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, तुम नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँ, क्या दूँ, आ जाओ। ये मान लो y, ये मान लो x, और अपन क्या करते हैं, ये क्या करूं, ये मान लो 45 और ये, हाँ ये कितना हो सकता है, हाँ ये 15 डिग्री मान लो, ये 15 डिग्री, और ये मान लो तुम 45 डिग्री, ठीक है ना। ये 1 और ये 2, हाँ स्लोप 1 और स्लोप 2 निकालना है, स्लोप 1 टू स्लोप 2 का रेशियो। सवाल अच्छा है, ठीक है ना, हर एक वैरायटी का सवाल इसमें कवर हो गया, समझे ना, समझे सर। स्लोप 1 और स्लोप 2 निकालना, निकल जाएगा सर। स्लोप 1 कितना हो जाएगा, मतलब स्लोप 1 हो जाएगा अपना tan थीटा चाहिए ना, तो इतना तो 45 है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, मान सकते हैं ना, क्योंकि ये सवाल दिया गया, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 45। देखो क्यों, क्योंकि टोटल 90 होता है, तो ये 45 है, तो ये 45 तो होगा,
मतलब स्लोप 1 लिखना है तो अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ और यहाँ एक दोनों का एंगल मतलब tan 60, और स्लोप 2 के लिए tan 45, स्लोप 2 के लिए tan 45, मतलब tan 60 अपन tan 45 का रेशियो होगा, मतलब m1 अपन m2 क्या हो जाएगा, स्लोप 1 अपन स्लोप 2, m से स्लोप 2 करते हैं, m1 अपन tan 60 अपन tan 45, tan 45 को रिमूव होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, समझे, √3/1 मतलब √3। यहाँ तक किसको किसको लगा कि नहीं समझ में आया, अरे सबको समझ में आया होगा भाई, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, ये भी समझ में आया। देखिए नहीं समझ में आया तो मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुना कीजिए, ठीक है ना, बार बार रिपीट करके आप पीछे जा सकते हैं, बातों को सुन सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग से, दिमाग खोल के, दिल खोल के, समझ में आ रहा है ना, दिल खोल के सर, दिल कैसे खोल दे सर, दिमाग कैसे खोल दे सर, सतर्क हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, और समझिए बात को, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं, बहुत आसान है, उसको देखते हैं, उसके बाद चलेंगे। ऑलरेडी मैं वो टॉपिक बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप है तो वो बताना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा आइए एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए 10 मिनट इतना मिटाता हूँ, हो जाएगा काम अपना। चलिए मात्र इतना मिटाते हैं, ठीक है, उसे आप नोट कीजिए, ठीक है, उसे आप नोट कीजिए। चलिए मैं आपको बताया था कि जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और जब भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उससे स्लोप पे क्या फर्क पड़ता है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं फिर बताता हूँ। देखिए जैसे में ये है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा क्या देते हैं 90 डिग्री तो है, और यहाँ पे थीटा कितना बना है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये थीटा हमने यहाँ से क्यों देखिए, यहाँ से ही हमेशा एंगल देना है, यहाँ से ही हमेशा एंगल देना है इधर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। तो जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो जो स्लोप होता है ना, क्या होता है स्लोप, ये स्लोप जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये मैं बता चुका हूँ आपको AST से रूल में, अब तो सर यहाँ पर भी बता चुके ना, ये बहुत आसान है, यहाँ पे बताने की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत आसान है। ये कैसे, देखो इसका कॉन्सेप्ट जो ये है इसे बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि थीटा जब भी लेस देन 90 डिग्री होता है तो tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कैसे, AST शेड्यूल में आपने देखा था, क्या देखा था सर, जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री था उसमें ऑल आ रहा था ना, थीटा लेस देन 90 ऑल मतलब ऑल साइन ऑल आ रहा था ना, ऑल में साइन tan cos tan cot cosec सब पॉजिटिव आ रहा था, इसीलिए थीटा जब 90 डिग्री से कम होता है तो पॉजिटिव होता है। बहुत आसान सर, बहुत आसान। और जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो आपने जाना था ये बात कि जब भी 90 डिग्री से जस्ट आगे जाते हैं तो नेगेटिव आने लगता है, देखा ना, tan थीटा नेगेटिव आता है ना, tan थीटा जब नेगेटिव आता है इसीलिए स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि m का वैल्यू tan थीटा है। अरे समझे इस बात को, समझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इस क्लास को बहुत सीरियसली लेके इस क्लास को कीजिएगा, ठीक है। एक एक सवाल लगाइएगा, फिर देखिए फिजिक्स में कितना मजा आता है। तो कल अपन चलने वाले, कल अपन मास्टर्स ऑफ इन ग्राफ करेंगे और ग्राफ का पहला लेक्चर लेंगे और उसमें पढ़ने वाले अपन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को इतने अच्छे से आपके दिमाग में सेट करूंगा कि आप भी कहिएगा सर मजा आ गया सर, चरम सुख की अनुभूति होगी, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, आप सबको नमस्कार।